वेलकम प्यारे बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बेटा पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। इस क्विक रिवीजन सीरीज से हेल्प लेके उसे और अच्छा करना है। और क्या एम है अपना? आईआईटी या नीट, जिसका जो उद्देश्य हो उसमें बढ़िया रैंक निकालना है। अपने को एक ही सीट चाहिए, बढ़िया सीट चाहिए, बढ़िया रैंक चाहिए। बच्चों आज हम लोग क्या रिवाइज करने चल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा फिजिक्स की सबसे बड़ी यूनिट है। अब ये 2 लेक्चर्स में, 3 लेक्चर्स में, कितने वीडियो लेक्चर्स में कवर हो पाएगी देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग आज रिवाइज करेंगे। बेटा इसमें हम लोग आज चार्ज के बारे में जानेंगे, चार्ज को कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, कूलम्ब्स लॉ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अगर कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं तो उस काम को कैसे किया जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का आपस में कंपैरिजन क्या होता है, चार्ज मास के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का कैसा होता है उसकी बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे, डाइपोल के एक्सेस, बाइसेक्टर, जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन का, लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई कंडक्टिंग शीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। बच्चों और बहुत सारे कंसेप्ट हम लोग आज रिवाइज करने चल रहे हैं इस लेक्चर में। तो बेटा करना क्या है, जैसा हमेशा करते हो, वीडियो को पूरा देखो, नोट्स अपने प्रॉपर बनाओ और अपनी तैयारी को और धार दो, उसे और शार्पनेस दो। कंपटीशन है, दूसरों से आगे निकलना है, ठीक है। और बच्चों जहाँ भी कोई डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या आप जो ऐप है फिजिक्स मूनशॉट का उस पर भी पूछ सकते हो। तो बच्चों शुरू करें, लेट्स बिगिन। बच्चों चार्ज क्या होता है? फिजिक्स की भाषा में, साइंस की भाषा में चार्ज का मतलब होता है आइदर एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या इलेक्ट्रॉन्स की कमी। बेटा किसके कंपैरिजन में? प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में। किसी बॉडी पे अगर 10 प्रोटॉन हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है तो वो न्यूट्रल है। 10 प्रोटॉन हैं और 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज है। 10 प्रोटॉन हैं और 8 न्यूट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट ये बात से कई बार लोगों में ये कन्फ्यूज़न आ जाता है कि किसी बॉडी को हम पॉजिटिव चार्ज देने के लिए यानी उसको प्रोटॉन देंगे। नहीं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहता है तो प्रोटॉन को उस न्यूक्लियस के अंदर से निकालना वो ऑलमोस्ट एनर्जेटिकली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो फिर होता कैसे है चार्ज? चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके, चाहे ले करके चाहे दे करके। चार्ज का करंट के साथ में जो एलिमेंट्री रिलेशन है वो है चार्ज करंट इनटू टाइम का मल्टीपल होता है। और अगर इनफाइनाइटसिमल में लिया जाए तो आई डी टी करके इसको आप इंटीग्रेट कर देते हो। अगर करंट की रिलेशन पता हो तो इधर ये डी क्यू हो जाएगा और उस कंडीशन में आप इसको इंटीग्रेट करके निकाल लोगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करके निकाल लोगे, ठीक है। बेटा चार्ज को हम कितने तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी मतलब उसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बात अब आपके दिमाग में बिल्कुल परमानेंट बैठ जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता या उसकी कमी ये है चार्ज। यानी अगर ये कहा गया कि कोई बॉडी न्यूट्रल है तो आप ये मत सोच लेना कि वो न्यूट्रल है तो उसके पास मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स अगर नहीं होंगे तब तो कोई बॉडी को आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, कोई एटम को इमेजिन नहीं कर सकते, किसी एलिमेंट को इमेजिन नहीं कर सकते। तो बेटा है क्या? चार्ज को जब आप प्रोड्यूस करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफ़र करोगे उसके जो सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे। एक तरीका क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में क्या करते हैं? दो चीज़ों को आपस में रब किया। अब जिसका वर्क फंक्शन कम है, वर्क फंक्शन मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की कैपेसिटी कम है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा यानी पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और जो गेन करेगा वो निगेटिव चार्ज बन जाएगा। बेटा यहीं पर एक बात और समझते हैं, अगर हम दो न्यूट्रल बॉडीज़ को आपस में रब करके चार्ज बनाते हैं तो जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया वो पॉजिटिव चार्ज बनी है, इसका मतलब बेटा उसका मास कम होगा। और जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, निगेटिवली चार्ज बनी, उसने उस पर चार्ज कैसे डेवलप हो जाएगा? निगेटिव नेचर का। कैसे डेवलप हो गया? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसका मतलब उसका मास बढ़ जाएगा। अगला तरीका बच्चों जैसे थर्मोआयनिक मेथड होता है, जिसमें आप क्या करते हो, किसी मेटल को हीट करते हो और उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स अगर उसको इतनी एनर्जी दे दी जाए कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएं तो वहाँ पर वो उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। एक तरीका ये होता है जिसको आप बोलते हो थर्मोआयनिक मेथड।
एक तरीका होता है फोटो इलेक्ट्रिक मेथड, जो कि मॉडर्न फिजिक्स का एक पूरा पूरा चैप्टर है। इसमें आप हाई एनर्जी फोटॉन्स को गिराते हो और यदि उनके पास इतनी एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें तो वहाँ उसकी एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, और जिसको बेटा आप क्या बोलते हो पॉजिटिव चार्ज। यानी ये भी एक तरीका है चार्ज को प्रोड्यूस करने का। एक तरीका है जिसको फील्ड एमिशन कहते हैं। फील्ड एमिशन में बेटा क्या करते हैं, किसी हैवी मेटल को एक हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखते हैं, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो कि ये निगेटिव चार्ज को जो सरफेस पर हैं इनको बाहर खींच ले, तो यहाँ पे उसकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यानी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है बेटा वो है क्या, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है कि आप किसी चार्ज्ड बॉडी को ले आते हो और उसके कारण बॉडी पर चार्ज डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मान लो 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव चार्जेस इसके पास में हैं, और हमने एक दूसरी बॉडी भी ऐसे ही ले ली है 4 पॉजिटिव और 4 निगेटिव, तो इसको अगर हम एक स्विच से जोड़ सकते हैं, हम एक रॉड को इसके पास में ले आए पॉजिटिव चार्ज, तो इंडक्शन के कारण हुआ ये कि चार्जेस में एक पार्शियल सेपरेशन हुआ। ये पॉजिटिव चार्ज इसके मान लो ये 4 इसके आए और 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गए, यहाँ से सॉरी निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए ये 4, और 2 निगेटिव चार्ज यहाँ से आ गए, 2 निगेटिव चार्ज इसके हैं। इसके पॉजिटिव चार्जेस को रिपल्शन मिला, ये यहाँ आए, और ये पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ पे 4 इसके थे, 2 यहाँ से आ गए। तो अब अगर तुमने इस रॉड को हटा लिया और उसके बाद जैसे स्विच को पहले खोला और फिर रॉड को हटा लिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, इसलिए ये निगेटिवली चार्ज बन जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। बेटा इंडक्शन को सबसे अच्छा मेथड क्यों माना जाता है चार्ज प्रोड्यूस करने का, क्योंकि इंडक्शन में एनर्जी का जो लॉस होता है वो मिनिमम है। तो ये हो गया चार्ज को प्रोड्यूस करने का तरीका। बेटा पूछा जाता है चार्ज और मास के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो चार्ज और मास, बेटा ये बात ध्यान रखना, चार्ज का मतलब ही हो गया एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, जबकि मास कभी निगेटिव नहीं हो सकता। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज का मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चलेगा। वो आप किसी बॉडी पर 10,000 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, लेकिन आप किसी बॉडी पर 970.1 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, आप किसी बॉडी पर 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, ठीक, क्योंकि चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में चलेगा। तो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, जबकि मास में ऐसी कोई लिमिटेशन आपके पास नहीं है। मास में तो आप चाहो तो 1 किलोग्राम को अपनी यूनिट ले लो, आधे ग्राम को यूनिट ले लो, कुछ भी ले सकते हो। चार्ज जो होता है बेटा वो मोशन पर डिपेंड नहीं करता, यानी किसी बॉडी पर अगर 2 कूलम का चार्ज है तो वो उतना ही रहेगा, चाहे वो बॉडी रेस्ट पर हो, चाहे वो बॉडी मोशन कर रही हो। जबकि आइंस्टीन थ्योरी के मुताबिक जो मास होता है बेटा वो डिपेंड करता है, बॉडी जब मूव करती है तो उसका मास चेंज करता है। चार्ज बगैर मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि मास बगैर चार्ज के एग्जिस्ट कर सकता है। यहाँ बेटा बगैर चार्ज का मतलब वो न्यूट्रल बॉडी। एसआई सिस्टम में चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जबकि मास एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं भाई। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर का मतलब कि अगर हमारे पास 2 कूलम और 3 कूलम के 2 चार्जेस हैं तो इनको जोड़ दिया तो 5 कूलम हो गया। इसी तरह से अगर ये 2 कूलम और दूसरा वाला चार्ज -3 कूलम का होता तो ये -1 कूलम का चार्ज हो जाता। ये चार्ज की एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाता है, यानी चार्जेस ऐड होते हैं बिल्कुल उसी रूल से जो कि अलजेब्रा का रूल है, जो कि मैथ्स का सिंपल रूल है। चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं। जैसे अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आपने कुछ चार्ज को ट्रांसफ़र किया, सपोज ये 2 बॉडीज थी, बल्कि एक काम करते हैं इसको निगेटिव ले लेते हैं, यानी न्यूट्रल। ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठाया और उसको दे दिया। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, एक्सेस हो गया, तो ये चार्ज हो गया पॉजिटिव, ये चार्ज हो गया निगेटिव। लेकिन अगर हम पूरे सिस्टम की बात करें तो वो अभी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब जितने चार्जेस हैं वो सेम रहेंगे। इसका मतलब बेटा क्या होता है कि जो चार्ज है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव, यानी वो या कह लें कंजर्व रहता है, नॉट कंजर्वेटिव, चार्ज कंजर्व रहता है। इसका मतलब पूरे सिस्टम का अगर हम चार्ज लें तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा बोलो,
कंजर्व रहेगा। अगली प्रॉपर्टी बोलो क्या होती है भाई? अगली प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्जेस क्वांटाइज्ड हैं। चार्ज किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इंटीजर है, यानी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। अब बेटा इसी में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ गया, यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉन को लिया है तो पॉजिटिव चार्ज, दिया है तो निगेटिव चार्ज, वो चीज़ इसमें अंडरस्टूड है। चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी बेटा, अगर एक जैसे चार्जेस होते हैं तो उनमें रिपल्शन होता है, और अगर अलग अलग नेचर के चार्जेस हो तो बोलो क्या होता है उसमें? अट्रैक्शन होता है। बेटा अभी आगे इसमें हम लोग कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने चल रहे हैं, तो साथ साथ में जुड़े रहो और वीडियो को पूरा देखो, और जल्दबाजी नहीं बेटा, क्योंकि ऑलरेडी ये कम टाइम में एक पूरे चैप्टर का रिवीजन है, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है कि आधा देखा और उसके बाद उसको स्किप कर दिया, क्योंकि अभी आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। बेटा क्या होता है कूलम्स लॉ? अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि इनके बीच में लगने वाली फोर्स 1/4πε0 आगे Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बेटा हम लोग कई कंसेप्ट्स को कवर कर रहे हैं, कुछ को लिख करके, कुछ को बोल करके, साथ साथ में उसको, अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा लगे तो आप उसको वीडियो को पॉज करके लिखो जरूर, पेन कॉपी को ले करके बैठो। ये नहीं करना है कि उसको बस एक मूवी की तरह देखे जा रहे हैं, ठीक है बेटा। कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है बोलो तो? वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। पॉइंट चार्जेस जैसे पॉइंट मास होता है, जैसे सेंटर ऑफ मास होता था, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, और वो जब इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो रहा हो, तो ये इनके बीच की कूलम्स लॉ के मुताबिक फोर्स है। बेटा पूछे गए क्वेश्चंस हैं कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाली फोर्स और दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स, यानी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है, क्या आता है बोलो फॉर्मूला वहाँ पे? F=g आगे m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि आप बताओ इनके बीच में कंपैरिजन, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन। तो बेटा क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है डिपेंडिंग ऑन चार्ज, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की रहती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स पर मीडियम का कोई असर नहीं पड़ता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन जनरल ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होती है। सिमिलैरिटीज़ हो गई, सॉरी डिसिमिलैरिटीज़ हो गई। अब आ जाओ सिमिलैरिटीज़ पर। दोनों ही फोर्सेस लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं, यानी लार्ज डिस्टेंसेस पर भी लगती हैं। दोनों ही फोर्सेस 1/r² को फॉलो कर रही हैं, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को बेटा फॉलो कर रही हैं। दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर की हैं, यानी एक कंप्लीट लूप में उनका जो नेट वर्क डन होता है बेटा क्या? 0 कंजर्वेटिव फोर्स का। तो वो दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव नेचर की हैं और लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। ये इनके बीच की सिमिलैरिटीज़ हो गई। दोनों ही फोर्सेस बेटा वैक्यूम में भी एप्लीकेबल हैं। अब सपोज हमने मीडियम को चेंज कर दिया, बल्कि इसी में करेक्शन कर लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। अगर हमने मीडियम को चेंज कर दिया, सपोज हमने ये बोला कि इन्हीं चार्जेस के बीच में, पहले तो ये वैक्यूम था, अब हमने कोई और इसमें मीडियम भर दिया जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन, ठीक, बल्कि एप्सिलॉन m कर लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो अब इनके बीच में जो फोर्स लगेगी, फोर्स इन मीडियम, वो कितनी होगी? 1/4πε0 एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन m यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का रेशियो कहलाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब इन दोनों अगर फिक्स हैं तो, लेकिन कहा जाए तो इसका कोई यूनिट होगा क्या? इसका कोई डायमेंशन होगा क्या? नहीं, ये एक यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी। अब इसी के मुताबिक अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर देते हो, क्या करो, एप्सिलॉन m को एप्सिलॉन नॉट k लिख दो, तो एप्सिलॉन नॉट k अगर यहाँ रख दिया और फिर उसके बाद इससे कंपेयर किया, तो फोर्स बिटवीन मीडियम ये मिल गया हमें फोर्स इन वैक्यूम बाय k। और बेटा k की जो वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है या बराबर होती है। k की वैल्यू 1 किस केस में होती है? एयर या वैक्यूम के लिए। अदरवाइज बाकी सभी मीडियम में k की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। ये इंसुलेटिंग
मीडियम की बात हो रही है। इसका मतलब बेटा यहीं पर एक क्वेश्चन निकल करके आया, वो ये कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं और हमने उनको सेम सेपरेशन पर रखा हुआ है, तो किस कंडीशन में उन पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी? वो तब लगेगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो। डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू 1 है। इसका मतलब बेटा यहीं से आप एक कंसेप्ट और निकाल के लाओ, वो ये कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगती है वो मैक्सिमम तब होती है जब उनके बीच में मीडियम कैसा हो, वैक्यूम हो। आप जैसे जैसे के की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे ये फोर्स घटती चली जाएगी। ठीक है, अगर आपने पहले वैक्यूम में 10 न्यूटन की फोर्स देखी थी दो चार्जेस के बीच में, के की वैल्यू आपने अगर 2 ले लिया तो वो 5 हो गई, 4 ले लिया 10/4 दैट इज 2.5, यानी वो घटती ही चली जाएगी। ठीक है, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? बच्चों किसी चार्ज के सराउंडिंग में वो स्पेस जिसमें यदि हम किसी दूसरे चार्ज को ले आए तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे, कहलाता है इस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रेविटेशन में होता है। यानी अगर कोई चार्ज ये है Q, तो इसके सराउंडिंग का वो स्पेस जिसमें अगर आप किसी दूसरे चार्ज को ले आओ तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करे, कहलाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस। ठीक है, सराउंडिंग में वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस कहलाता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर आप एक चार्ज को ले आए, मान लो Q, तो उस पर कितने की फोर्स लग रही है उसको आप इस चार्ज से, जिसको बेटा टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, डिवाइड कर दो, तो ये जो आया ये कहलाती है उस पॉइंट पर क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका कि डायरेक्शन वही होगा जो कि F का है, चूँकि आप Q को इन जनरल आप उसको कैसा लेके चलते हो, पॉजिटिव। बेटा करंट में चाहे मैग्नेटिज्म में हर जगह आप जो टेस्ट चार्ज होता है उसको पॉजिटिव लेके चलते हो, तो ये कहलाती है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास में तुमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा तो उसकी टेंडेंसी से दूर भागने की होगी, तो ये कहलाती हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ना। और अगर यही चार्ज एक नेगेटिव नेचर का हो तो उसके तरफ आने की टेंडेंसी होती है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस कहलाती हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस नेगेटिव चार्ज में उसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज से दूर। इस बात को ऐसे समझो कि अगर यहाँ हमने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा तो रिपल्शन होगा, दूर जाना चाहेगा, यहाँ रखा उसके पास में अट्रैक्शन होगा, नज़दीक जाना चाहेगा, एंड सो ऑन। बेटा ये इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, चलो फटाफट इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल करके नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं, यानी यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइन पर हम एक टेंजेंट खींचें तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पे डायरेक्शन दे देगा। कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्या काटेंगी, क्या बोलो, कभी नहीं काटेंगी। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने काट दिया तो वहाँ बेटा क्या मिल जाएंगे, दो टेंजेंट्स मिल जाएंगे, और एक ही पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। जहाँ इलेक्ट्रिक लाइन बेटा घनी होती हैं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा स्ट्रांग होगा। यानी नज़दीक आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा मजबूत है, दूर जाओगे तो वो कमज़ोर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे किसी चार्ज से तो वो कमज़ोर होता जाएगा। किसी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब चाहे वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ, लेकिन किसी भी स्थिति में वो उसके परपेंडिकुलर ही होता है। बेटा अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर है कि स्केलर? वेक्टर। तो अगर वो वेक्टर है और वेक्टर को आप कहते हो कि वो यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। जैसे आपने कहा कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही निकला कि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स हो गया, दोनों कांस्टेंट हो गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक, बल्कि इलेक्ट्रिक लाइंस कहा जाए तो वो इक्वी डिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी। और इस बात को समझो कि अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस का डायरेक्शन है तो इसका मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपने डायरेक्शन में खींचता है और नेगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। ये बात, ये कंसेप्ट बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल दिमाग में ताज़ा होने चाहिए।
किसी पॉइंट चार्ज का बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? अब अगर हम 1/4πε0 को k बोल दें, बेटा यहाँ पे k से अपना मतलब है, बल्कि ऊपर लिख लेते हैं, k से अपना मतलब अब यहाँ पर होगा 1/4πε0। तो किसी पॉइंट चार्ज के कारण अगर हम r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें, यानी इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो बेटा कितने का होगा? k q बाय r स्क्वायर। यानी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी बेटा जब आप ग्राफ बनाओगे ई और आर का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का, तो जब आर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट, और जब आर इनफाइनाइट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। यानी ये ग्राफ का जो बिहेवियर आपको मिलेगा वो कुछ ऐसे मिल जाएगा। ये हो गया एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा ये कंसेप्ट अंडरस्टूड है कि अगर वो एक पॉजिटिव चार्ज है तो वो अपने से दूर फील्ड बना रहा होगा, और अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। बेटा क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल अंडरस्टूड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पॉइंट चार्जेस कुछ फिक्स सेपरेशन पर हो, ऐसा सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इनके बीच का सेपरेशन है ये L और चार्ज पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इसमें एक टर्म और डिफाइन होता है बेटा, वो कौन सा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसके बराबर होता है? Q इंटू L, जहाँ Q क्या है? पॉजिटिव चार्ज। किसी डाइपोल का बेटा जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि जब आप टोटल कर दोगे तो जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है, या आप कह लो अगर आप नेगेटिव चार्ज ले रहे होगे तो उसकी मॉड वैल्यू ले रहे होगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल वैसे ही बार मैग्नेट्स में जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का बेटा डायरेक्शन होता है वो होता है कहाँ से कहाँ? वो होता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, बिल्कुल इक्विवेलेंट। तो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है। अगर हम एक डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, एक्सिस पर, तो बेटा कितने का होता है बोलो? E इक्वल टू के पी, नहीं 2kp बाय r क्यूब। और जिस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। तो आप वेक्टर फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी डाइपोल के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2kp बाई r क्यूब होता है। अगर इसके बाइसेक्टर की बात करेंगे हम ऐसे इस पॉइंट पर, तो बोलो क्या फील्ड होता है उसका? बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, वो क्या होता है? E इक्वल टू के पी बाय आर क्यूब। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसका हाफ मैग्नीट्यूड का होता है जो मैग्नीट्यूड एक्सिस पर होता है। एक डिफरेंस और है बेटा, बाइसेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर इधर नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। तो ये हो गया एक्सिस और बाइसेक्टर। अगर किसी जनरल पॉइंट पे बात करें, इसी में देख लेते हैं, मान लो ये कोई पॉइंट हो जो कि डिस्टेंस r हो और जिसका थीटा ये एंगल हो, नहीं बल्कि बेटा अलग से फिगर बनाते हैं क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन इधर दिखाना है, इसमें चेंज कर लेते हैं ऐसे। ये कोई पॉइंट r है जिस डिस्टेंस पर, और ये एंगल है थीटा। तो बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? के पी बाय आर क्यूब रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसी जनरल पॉइंट पर हो गई। बेटा थीटा एंगल किसके किसके बीच में है? जो ये डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव से पॉजिटिव और सेंटर से आपने एक पोजीशन वेक्टर खींचा उसके बीच का। चेक करके देखो इस फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले आ सकते हैं क्या? मैग्नीट्यूड की बात करें तो अगर एक्सिस की बात करोगे तो थीटा हो जाएगा 0, तो यहाँ से 2 का टर्म बाहर आ जाएगा। बाइसेक्टर की बात करोगे तो थीटा हो जाएगा 90 डिग्री, तो 0 होकर के वो के पी बाई आर क्यूब बन जाएगा। तो ये हो गया बेटा क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो कोई रिंग है और रिंग के एक्सिस पर तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा जा रहा है, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रिंग के एक्सिस पर, रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ये Q चार्ज है, R रेडियस है
और तुमको x के डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो E इक्वल टू के क्यू एक्स। बेटा फॉर्मूले सारे याद रखो, जितने फॉर्मूले हैं पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले तुम्हें सारे याद होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जनरल फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी में अगर आप x की वैल्यू 0 कर देते हो, यानी सेंटर की बात कर लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वहाँ पर, न्यूमरेटर एक बार 0 हो गया तो बेटा पूरी वैल्यूज़ का कोई मतलब नहीं बन जाता, क्योंकि सारी वैल्यूज़ जो हैं फिर वहाँ पर वो 0 हो जाएंगी। तो अगर हम लार्ज डिस्टेंसेस की बात करें तो लार्ज डिस्टेंसेस पर ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है रिंग के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है? एट r/√2, यानी x की वैल्यू r/√2। इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ भी सेंटर पे 0, फिर मैक्सिमम, और उसके बाद वो 0 की तरफ चला जाएगा। ये कहाँ मैक्सिमम हो रहा है? r/√2 पर हो रहा है। ये किसके किसके बीच का ग्राफ है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड और x, यानी सेंटर से दूरी। अब अगर एक तरफ इधर का फील्ड पॉजिटिव कहोगे तो इधर का फील्ड नेगेटिव कहना पड़ेगा, तो ये फील्ड ऐसे होगा, ये -r/√2 का टर्म हो गया। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम वैल्यू लेता है। बेटा अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का एक एलिमेंट्री डिफरेंस क्या होता है? कंडक्टर में चार्ज उसके सिर्फ आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है, अंदर उसमें चार्ज नहीं रह सकता। तो इसका मतलब बेटा क्या होता है, अगर आप कोई ये कंडक्टर अगर है Q और R, तो R लेस देन कैपिटल R, यानी आप जब तक अंदर के किसी पॉइंट पर हैं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। जब आप सरफेस पर आ गए तो पूरा पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो सेंटर पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/R², कैपिटल R²। और जब आप इससे बाहर के किसी पॉइंट की बेटा बात करोगे तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, KQ/r²। तो कंडक्टर के लिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्यों 0 होता है भाई? क्योंकि जब पूरा चार्ज दोगे वो उसके आउटर सरफेस पर रिसाइड करता है। ठीक है, तो कंडक्टर का जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हो तो बेटा वो भी जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ होता है, यानी जब तक आप सेंटर से लेकर के सरफेस तक गए तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करता है जैसे ही आप सरफेस पर आए, और मैक्सिमम वैल्यू यही होती है KQ/कैपिटल R², और उसके बाद फिर वो घटते हुए 0 की तरफ चला जाता है। बेटा इसको ऐसे ध्यान रखो कि सरफेस और बाहर के पॉइंट्स के लिए पूरा पूरा चार्ज ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो सेंटर पर है, जैसे कि वो एक पॉइंट चार्ज है। ये बेटा किसका बनाया आपने? कंडक्टर का। इंसुलेटर में क्या होता है, अगर कोई इंसुलेटिंग स्फीयर है तो उसमें चार्ज उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रह सकता है। तो अगर यही बात इंसुलेटर की होगी, अगर ये कोई इंसुलेटर है तो अगर R लेस देन R है, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? KQ/R बाय क्या होता है? R² प्लस स्मॉल r² होल पावर, या सॉरी बाय कैपिटल R³ हम लोग बेटा रिंग की बात नहीं कर रहे थे, हम लोग एक सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो KQ/R बाय कैपिटल R³। ठीक है, अगर बात करें हम सरफेस की तो बेटा सरफेस पर वही फॉर्मूला हो जाएगा जो कि कंडक्टर के लिए था, यानी KQ/कैपिटल R²। और अगर हम बाहर के पॉइंट की बात करें बेटा, स्मॉल r से मतलब अपना डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है, तो वो वही फॉर्मूला आ जाएगा जो फॉर्मूला की हमने एक कंडक्टर के लिए पढ़ा है। यानी बेटा ध्यान इस बात पे दो, सरफेस और बाहर के पॉइंट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहे वो कंडक्टर है चाहे वो इंसुलेटर है एक जैसा है। तो डिफरेंस बेटा कहाँ पे है? डिफरेंस बस अंदर के पॉइंट्स के लिए है। तो अंदर के पॉइंट पर अगर वो इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि अगर वो कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। बेटा इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ
ई का अगेन डिस्टेंस के साथ आर के साथ पहले स्ट्रेट लाइन है, मैक्सिमम हो जाएगा सरफेस पर और उसके बाद वो घटते हुए ज़ीरो की तरफ चला जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें भी मैक्सिमम होता है कहाँ, सरफेस पर। कितनी वैल्यू, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर बेटा? अगर हमारे पास कोई लाइन चार्ज है, अगर कोई लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज मतलब जैसे कोई वायर है और इस पर पॉजिटिव चार्ज मान लो ऐसे पूरा फैला हुआ है विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दोनों साइड में, दोनों तरफ ऐसे बनेगा, तो वो कितने का होता है, ई इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जहाँ की अगर तुमको इस पॉइंट पे निकालना है जो कि आर के डिस्टेंस पर हो। अंडरस्टूड है बेटा? ये कंसेप्ट सब जगह चलेगा कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो अपने से दूर फील्ड बना रहा होगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगा तो वो अपनी तरफ फील्ड बना रहा होगा। ये कंसेप्ट हर जगह चल जाएगा। तो अगर आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखा जाए किसी लाइन चार्ज के कारण, तो वो ये इसका फॉर्मूला होता है। यानी इसका बेटा अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ई का आर के साथ ग्राफ, थोड़ा इधर बना लेते हैं, ई का आर के साथ ग्राफ, ई का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बेटा कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यानी वो इस नेचर का ग्राफ होगा। जब कोई एक जीरो है तो दूसरा इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, चल बेटा लास्ट में अगर हमारे पास कोई इंसुलेटिंग कंडक्टर है, सॉरी इंसुलेटर शीट है, इंसुलेटिंग शीट है, कोई इंसुलेटिंग शीट है, जैसे मोटी शीट है ऐसे, तो इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम दोनों साइड में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो कितने का होता है, इंसुलेटिंग शीट में, यहाँ बना लेते हैं, कोई इंसुलेटिंग शीट अगर है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो कितने का, ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए है, इंसुलेटिंग शीट के लिए। और वही अगर कंडक्टिंग शीट है तो कंडक्टिंग शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटिंग शीट से डबल मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है, वो डबल मैग्नीट्यूड का। और इसमें बेटा आप ये देख सकते हो कि ये डिस्टेंस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये दोनों ही ग्राफ्स अगर आप डिस्टेंस के साथ में प्लॉट करो तो ई का डिस्टेंस के साथ में अगर आर के साथ ग्राफ प्लॉट करो तो ये कांस्टेंट नेचर के होंगे। इंसुलेटर में और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में ये डिफरेंस आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी इज ऑफ डबल मैग्नीट्यूड दैट ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, कंप्लीट करें बेटा इस वीडियो को यहाँ पे। चलो अच्छे से पढ़ते रहो बच्चों, और इसको कमेंट में ज़रूर लिख के बताओ कि ये वीडियोस तुम्हारे लिए कितनी हेल्पफुल हैं। और अगर कोई टॉपिक, वैसे तो बहुत सारे वीडियोस इसमें ऑलरेडी जा चुके हैं, कई चैप्टर्स का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं बेटा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जो क्विक रिवीजन सीरीज़ है उसमें चले जाओ, उसमें आपको कई चैप्टर्स का वीडियो मिल जाएगा जो कि फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन जिसमें कि आप कर रहे हो। अगर कोई एक कमेंट है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो बेटा ज़रूर दो, उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, ज़रूर देखेंगे उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।